अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से, जहां पे इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का 71वां इजलास जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुनिया भर के सहाफ़ी इस इजलास को कवर करने आए हैं। इसी तरह हम भी इस इजलास को कवर करने आए हैं और हमारे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मिशन कश्मीर का एजेंडा लेके आए थे। क्या वो सही मायने में अक़वाम मुत्तहिदा में मिशन कश्मीर का मुकदमा लड़ पाए हैं कि नहीं, हम इस प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे और इसका भी जायज़ा लेंगे कि क्या वो बैनुल अक़वामी ताकतों को मुत्तहिद कर पाए हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह कोई प्रेशर डाले ताकि जो कश्मीर के अंदर वो वायलेशंस कर रहे हैं उसमें कमी आए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्या जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी है उरी अटैक के दौरान, क्या वो कम होगी या वो मज़ीद आने वाले दिनों में और हफ्तों में बढ़ेगी। हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि क्या अभी तक एक दरवाज़ा, सफारती दरवाज़ा खुला है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वापस मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। इन सारी बातों को लेके, इन सारी इश्यूज़ को लेके हम इंटरव्यू करेंगे यहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब से और अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान की सफ़ीर हैं डॉक्टर मलिया लोधी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी साहब। जलील अब्बास साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बहुत ख़तरनाक लेवल के ऊपर आ गई है और हिंदुस्तान का ये कह देना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, मेरा ख़्याल में इस हद तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत देर बाद ख़राब हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की है यूएन जनरल असम्बली में, उसके बाद क्या ख़दशात हैं? आप हिंदुस्तान के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं, क्या ख़दशात हैं? हमें वाज़े तौर पे बताइए कि क्या ऑप्शंस रह गए हैं हमारे पास और हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स जब कशीदगी बढ़ी थी? एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हिंदुस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक हिंदुस्तान की तरफ से और उनके मिशन की तरफ से एक बहुत ही एक भोंडी, मैं इसको कहूँगा कि ये एक स्टेटमेंट है। सिर्फ अपने जो जुल्म सितम जो वो ढा रहे हैं कश्मीर में उनको छुपाने की एक हरकत है जो मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगी। इस वक्त पूरी दुनिया को मालूम है जिस किस्म की वो हिंदुस्तान वहाँ पे रियासती दहशतगर्दी करके कश्मीर के अंदर वो जो जुल्म सितम वो ढा रहे हैं, उसका तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हों, या कोई भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठा के देखें तो उन्होंने सबको उसको उजागर किया, उसको सबको उन्होंने हाईलाइट किया उस तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। हिंदुस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, मैं उस पर मुझे इस वजह से तशवीश नहीं है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान अपना दिफा बड़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। ये जो जंग करना या जंग की धमकी देना या इस किस्म की कोई स्ट्राइक्स करना, मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक कोई सीरियस किस्म की बात नहीं है। सीरियस ये कोई, क्योंकि जंग जो सी है वो बच्चों वाली बात नहीं होती, उसके लिए बहुत नुकसानात होते हैं। हिंदुस्तान के भी बहुत जो सी है उनके जो इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से उनकी एक जो हमारी जो दोनों ममालिक वो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान जंग के जो होते हैं अपने असरात वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और उस बात का मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप को भी एहसास होगा और हिंदुस्तान की जो अवाम हैं उनको भी एहसास होगा कि ये इस किस्म की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी एम्बेसडर साहब, हमने पिछली दफ़ा देखा कि जब मुंबई हमले हुए उसके बाद खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जो साबिक फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उस वक्त फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान ने ये धमकी दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है मुरीदके के ऊपर। इस वक्त टेम्परेचर किस हद तक है? हमने देखा कि किस तरह हमारी जो फ़ौज है वो भी तैयारी कर रही है, मोटरवे बंद थी, उसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही थी और फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बयान भी दिया है। तो जाहिर है हम एक थरथरली तो नहीं मचाना चाहते, मगर लोग परेशान हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस तरह का कोई ऑप्शन या इस तरह की कोई बात हुई है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जहाँ पे उन्होंने इस बात की धमकी दी हो।
नहीं, इस किस्म की तो एक प्राइवेट लेवल पे इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती ही रह गई हैं। कुछ थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन भी था हिंदुस्तान की तरफ से, कुछ उनके लीडर्स की तरफ से भी एक नी जर्क रिएक्शन आया, कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स भी दी गई। मगर प्राइवेट तरीके से उन्होंने ये कोई इस तरह की धमकी दी है? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि धमकी वहाँ पर भी एक रैशनल एलिमेंट है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि ये इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की धमकी देना और पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की जंग मुसल्लत करना कोई अपना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। उसके जो हिंदुस्तान के ऊपर जो एक नेगेटिव असरात मुरतब होंगे उसका भी उनको एहसास है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से वो जो स्टेटमेंट्स में जो आ रही थी बेलिजरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स, उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। आपको लगता है कि दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर देम, दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग a surgical strike at all? I want you to be clear, sir, because naturally this is very important. I am very, very clear that the Indian leadership is also fully aware the consequences of any such action that they take, because Pakistan response would be robust and it would be an equally and proportionate response that will come from the Pakistani side. सर, इसके अंदर आप चूँकि अमेरिका में सफ़ीर हैं, तो ये बताइए कि अमेरिकन्स के हवाले से किस किस्म का रद्द अमल आपने देखा है? ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स कम हो। क्या वो कोई रोल प्ले करेंगे कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो कम हो? और अगर वो कोई रोल प्ले करेंगे तो इस वक्त कर रहे हैं और किस किस्म का कर रहे हैं? जी, मुझे पूरा यकीन है कि इस किस्म की टेंशन ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी एक बात होगी, बल्कि इसका सारी दुनिया के अंदर उसके में तशवीश पाई जाती है। तो इस हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिकन हों या चाहे और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, वो अपना एक रोल ज़रूर प्ले कर रहे होंगे और हिंदुस्तान को ये ज़रूर बता रहे होंगे कि इस किस्म की जो सी है बेलिजरेंट स्टेटमेंट्स और इस किस्म के टेम्परेचर को इस स्टेट के ऊपर ज़्यादा बढ़ाना उनके भी मफाद में नहीं होगा और ख़ित्ते के मफाद में भी नहीं होगा। डिप्लोमेटिकली हम हिंदुस्तान के साथ किस किस्म के ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे? क्या हम चाहते हैं कि जो एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन है वो खुला रहे? चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो पाए, मगर वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। क्या हम अपने डिप्लोमेटिक दरवाजे अब बंद कर देंगे हिंदुस्तान के लिए, या कि हम कोई राह जो है वो एक दरवाज़ा खुला रखेंगे? जी, हमने हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से तो कभी भी जो डिप्लोमेटिक दरवाज़ा जो कभी भी बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान का सिर्फ मौक़िफ़ ये है, और जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में भी बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि हिंदुस्तान की जो एक अनकंडीशनल जो मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए, ताकि तमाम मामलात बशमूल कश्मीर का एक जो कश्मीर मुनसिफाना हल तलाश किया जाए कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक और UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक, और वहाँ पर जो एक रेन ऑफ टेरर और जो स्टेट टेररिज्म हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर वो अपना एक जारी रखी हुई है, उसको भी बंद किया जाए ताकि कश्मीरी अवाम को भी एक उस जो मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जा सके। तो ये हमारे तो एक पोजीशन बहुत वाज़ेह है और मैं समझता हूँ कि इसी के ऊपर पाकिस्तान आइंदा भी कायम रहेगा। एम्बेसडर साहब, एक बिल भी टेबल हुआ है, 2 सेनेटर्स ने कांग्रेस के अंदर बिल टेबल किया है कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डेजिग्नेट किया जाए। आपका क्या ख्याल है, इस बिल का क्या मुस्तकबिल होगा? कहा है कि 90 डेज़ के अंदर इसका कोई जवाब होना चाहिए, नहीं तो 30 डेज़ के अंदर जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि पाकिस्तान को क्यों नहीं हम टेरर स्टेट कह सकते हैं। एक तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस जो उन्होंने एक मूव चलाई है, ये 2 मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस हैं, एक कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने अपना ये किया है, जिसको यहाँ पर तो कोई बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाता। इन दोनों मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस को यहाँ पे कांग्रेस में ये एक सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे अमेरिका में। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में हमें इस बात का देखना चाहिए कि वहाँ पे 550 से ज़्यादा मेंबर्स हैं कांग्रेस के अंदर, और वहाँ पर जो बेशुमार मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस हैं जो पाकिस्तान को बहुत ही एक अच्छी कदर की निगाह से देखते हैं। और इन 2 की जो सी है हमारे यहाँ
अनफॉर्चुनेटली मीडिया में उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, यहाँ पे उनकी किसी भी इस मूव का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। तो मैं इस वक्त तो यही कहूँगा कि इट्स ए वेरी नॉन सीरियस एंड ए नॉन स्टार्टर काइंड ऑफ है, इट्स ए जोक। मैं तो उसको इस जोक के ज़ुमरे में देखूँगा। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी अफ़गानिस्तान के हवाले से, चूँकि लगता ये है अनफॉर्चुनेटली कि अमेरिका हमें अफ़गान प्रिज्म से ही देखता है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हम रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं अफ़गान तालिबान और काबुल गवर्नमेंट के दरमियान, कि मिलिट्री ऑप्शन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। क्या अमेरिका अब बातचीत के जो दरवाजे हैं बंद करके मिलिट्री ऑप्शन की तरफ गौर फिक्र कर रहा है? ये अमेरिका भी, मैं समझता हूँ कि उनको भी एहसास है इस बात का कि जो बातचीत है वो भी ज़रूरी है, और रिकन्सिलिएशन भी जो सी है वो एक इम्पॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो इलेक्शंस की वजह से और कुछ और अफ़गानिस्तान के इंटरनल जो एक पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट्स थी, उसकी वजह से उसमें जो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में कोई शायद हो सकता है कि स्लो डाउन हो गया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली रिकन्सिलिएशन ही इस तमाम इन जो मसाइल है उसका हल है अफ़गानिस्तान के अंदर। एक जिसके लिए लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक इंटरनल कंसेंसस in support of this reconciliation process is of paramount importance। क्योंकि क्या चैलेंजेस हैं? कतई कलामी माफ, चैलेंजेस क्या हैं ये बताइए इस प्रोसेस। चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो चैलेंज है मैं इस रिकन्सिलिएशन, वो तो ये है कि एक अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक इंटरनल कोहेजन की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है इन सपोर्ट ऑफ दिस प्रोसेस। क्योंकि अगर सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हों अफ़गानिस्तान के अंदर, कोई इसके हक़ में बात कर रहा हो, कोई इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, ज़्यादा रिकन्सिलिएशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों, तो ऑब्वियसली वो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ही आखिरी सवाल कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि सहाफ़ी आखिरी सवाल कहते हैं मगर करते नहीं हैं, तो मैं भी मजबूर हूँ चूँकि सहाफ़ी हूँ। ये बताइए सर कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि जो सेफ़ हेवन्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो बंद होनी चाहिए। क्या क्या बातचीत हुई उस मीटिंग के दौरान और उन्होंने हमारे से क्या डिमांड किया है इस हवाले से? मैं इसको डिमांड की नज़र से नहीं देखूंगा। मैं ये कहूँगा कि जो सेफ हेवन का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन ज़ैब-ए-अज़ब किया है, जिसकी उन्होंने भरपूर तरीके से उसकी तायीद की है और उसको बल्कि अप्रिशिएट किया जा रहा है अमेरिका के अंदर भी, और उसके मगर कता कलामी माफ़, फिर भी वो कह रहे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेफ हेवन, उनकी प्रेस रिलीज़ के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर आया है। क्या वो मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक अमेरिका में जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो मुतमईन हैं जो हमारे जो स्टेप्स लिए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा जो डायलॉग चल रहा है उसमें हम उनको मज़ीद इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो बड़े डिसाइसिव हैं, और उस स्टेप्स के नतीजे से हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। मेरा पूरा यकीन है कि वो कन्विंस्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया जलील अब्बास जिलानी साहब हमें ये इंटरव्यू देने का। तो ये थे अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी साहब, जिन्होंने कहा कि उरी अटैक के बाद हिंदुस्तानी लीडर्स ने कुछ नी जर्क रिएक्शन दिया था, सनसनीखेज बयानात दिए थे, मगर हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी समझदार लोग हैं जो कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि टेम्परेचर कम करना चाहते हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर हिंदुस्तान कोई एडवेंचरस मूव करेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देने के इस पोजीशन में है और जानता भी है कि कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। अभी हमने चलना है एक वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद हम आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर डॉक्टर मलिया लोधी से मिलवाएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, चूंकि वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान की सफीर हैं। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर एम्बेसडर मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान मिशन कश्मीर लेके यूनाइटेड नेशंस आया था, उसका क्या असर हुआ है बैनुल अक़वामी कम्युनिटी और पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, ये इनसे पूछेंगे। और क्या जो पाकिस्तान है वो अमेरिका को कन्विंस कर पाया है, बावर करवा पाया है कि जो कश्मीर है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उसको एजेंडे में रखना चाहिए। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि सदर ओबामा ने जो अपनी तकरीर की उसके अंदर कश्मीर का लफ्ज़ भी शामिल नहीं था। मलिया लोधी साहिबा, सदर ओबामा ने जो तकरीर की खासी लंबी तकरीर थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बातचीत की, मगर
کشمیر کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. دوسری طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو امریکہ کی طرف سے پریس ریلیز آئی, پرائم منسٹر نواز شریف اور US سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کے درمیان جو ملاقات ہوئی, اس کے اندر یہ کہا گیا باقاعدہ طور کے اوپر کہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اری کے اندر اٹیک ہوئے ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا. تو کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک طریقے سے سکسیزفل ہوئے ہیں ان کنونسنگ دا ورلڈ پاورز دس کشمیر ریئلی از اے بگ ایشو؟ دیکھیے وزیر اعظم پرائم منسٹر نواز شریف کا جو یہ دورہ ہے یونائٹڈ نیشنز, وہ دورہ جو ہے اس میں کشمیر ڈومینیٹ کیا, اس لیے کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے جو اسپیچ دی جنرل اسمبلی میں, اس میں بھی انہوں نے کشمیر کے ایشو کو نہ صرف اجاگر کیا اور ایک سگنل بھیجا کشمیری عوام کو اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اور جو وکٹمز ہیں وہاں ان کو, کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان اسٹینڈز ود دا پیپل آف کشمیر ان سالیڈیرٹی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ڈیمانڈز بھی کیے اور یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ دنوں میں, آئندہ ہفتوں میں سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز جو ہیں کشمیر پہ, ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کنسلٹیشنز شروع کریں گے ود پرماننٹ اینڈ نان پرماننٹ ممبرز آف دا سیکیورٹی کاؤنسل. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت اہم قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی میٹنگ ٹرکی کے صدر کے ساتھ ہوئی تو اس کا بھی ایک نتیجہ یہ تھا کہ ٹرکی جو اس وقت چیئر ہے OIC کا, ٹرکی اینڈ پاکستان ایگریڈ کہ OIC کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جانا چاہیے ہے ٹو آکوپائڈ کشمیر ٹو ایسرٹین دا فیکٹس. جب UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہاں پر بھی جب پرائم منسٹر نے زور دیا آن دا ہیومن رائٹ سچویشن, تو سیکرٹری جنرل نے بھی یہی کہا کہ اول تو انہوں نے ریپیٹ کیا اپنا آفر وچ از گڈ آفیسز آف ہز اون گڈ آفیسز ٹو ٹرائی ٹو میڈیٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا افیکٹو طریقہ ہو سکتا ہے. آلریڈی ہی مینشنڈ کہ جو ہیومن رائٹس ہائی کمشنر ہے فار ہیومن رائٹس ان جنیوا, he has already made an offer in response to 2 letters written by Prime Minister Nawaz Sharif to the Secretary General کہ جی human rights کے جو ہائی کمشنر ہے, he is prepared to send a fact finding mission to occupied Kashmir. جیسے آپ کو معلوم ہے, the question really is will India actually allow this? انڈیا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہا اور دینے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی انڈیا ایکسپوز ہوتا ہے. any country which tries to suppress the facts from the world and from its own people. آپ لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ صدر اوباما کی اسپیچ میں کہیں نہ کہیں لفظ کشمیر تو آئے گا, مگر وہ نہیں. ہمیں امید ہے فرام دا یونائٹڈ نیشنز, ہمیں امید ہے فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی وچ ہیز مینی کنٹریز. میں نے آپ کو ٹرکی کا ذکر کیا, OIC کا ذکر کیا. دیر مینی کنٹریز ہو آر ممبرز آف دا OIC. سو اگر OIC تیار ہوتا ہے وہاں فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کے لیے, دیٹس اوور 50 کنٹریز آف دا ورلڈ. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی ہمارے پاس سپورٹ ہے اینڈ سالیڈیرٹی ہے. China stands with us when we call for an end to human rights violations. اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا اپنی اسپیچ پہ کہ we are ready to talk to India to resolve all these issues including and particularly Jammu and Kashmir. امریکہ کا بہت بڑا اور اہم رول ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. امریکہ کا یہ کہہ دینا کہ کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, اور یہ بھی کہہ دینا کہ پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے لشکر اول تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. بائی لیٹرل تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی فار ٹاکس ود انڈیا, ہم بھی کہتے ہیں کہ bilateral track is open. But who shut the bilateral track? Certainly India that shut the bilateral. Because they have shut the bilateral track, we will continue to raise this at the multilateral level. Magar question has to be put to India, not to Pakistan. کہ آپ نے bilateral بھی بند کر دیا, آپ multilaterally UN Security Council resolutions implement کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ multilaterally کسی کا mediatory role accept کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اے ریزولوشن؟ مگر آپ کی نظر میں امریکہ جو پاکستان کا ایلائے ہے, کیا ایک بہتر رول یا مثبت رول ادا کر سکتا ہے اس ایشو کے اوپر؟ امریکہ از ان پولیٹیکل ٹرانزیشن رائٹ ناؤ. There are elections in less than 2 months. Right. I think the international community is a little bigger than the country that you're mentioning. The United States is an important country, certainly, and we have a good relationship with the United States, but it has its own agenda. So do we.
But the international community consists of many countries, including the Islamic bloc, which is not unimportant for Pakistan. Ground situation in Kashmir will determine the fate of the Kashmiri people. और ground situation आपके सामने है. Ground situation ये है कि for 3 months, in fact over 2 months, just less than 3 months, 110 or so people have been killed in cold blood and martyred. 150 or more people, including children, have been blinded. In fact, जब Prime Minister Nawaz Sharif ने dossier दिया UN Secretary General को कश्मीर पे, तो उन्होंने 2 सफ़े जब उनको दिखाया तो the Secretary General was visibly shaken. He was shocked because जो तस्वीरें दिखाई Secretary General को, उन तस्वीरों में बच्चे, ख़वातीन, young people blinded by pellets fired from shotguns. इसमें कोई शक नहीं कि जो कश्मीरी स्ट्रगल है इस वक्त इंडिजिनस है और वहाँ पे जो जिस किस्म की एक अगली शक्ल हिंदुस्तान की आर्मी ने दिखाई है वो बहुत कम देखने को मिलती है और वहाँ पे जो अब कहते हैं जो यंग कश्मीरी हैं उन्होंने अपनी पीठ कर ली है न्यू दिल्ली के लिए। मगर आगे बढ़ते हैं, देखें पाकिस्तान भी इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर है। 2 कांग्रेसमैन ने बिल उन्होंने टेबल किया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शुड बी डेजिग्नेटेड स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। नाउ इस किस्म की आप उसको यू कैन से दैट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट मगर आफ्टर ऑल इट्स पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। खबर तो तब बनती है अगर बिल अडॉप्ट होता है। There will be more people opposing this. But bad publicity for Pakistan there certainly. There will be more people opposing this. Right now we know that India is active. It stepped up its diplomatic campaign against Pakistan. Right. We will continue. We will not be deterred by these kinds of efforts, whether they come through individual members of the US Congress or they come from elsewhere. Pakistan is हम not. इसे कैसे मुकाबला करेंगे? मतलब हमारे पास कोई प्लान है? जी बिल्कुल है. I'm sure you will see in the next few weeks, if not days, you'll have other congressmen saying they will never sign up to something like this. Who will say this is an absurd move, which is what I believe it is. It will go nowhere. Absolutely. अच्छा हमारे यहाँ भी कोई भी पार्लियामेंटेरियन उठ के कोई बिल तो मूव कर सकता है. That doesn't mean कि वो बिल अडॉप्ट होगा. So I think we have to keep this in perspective. हमारा एजेंडा, आप और मुल्कों का एजेंडा मुझे बता रही हैं, हमारा एजेंडा जो है जिसको हम प्रेस किए जाएंगे और हम डिटर नहीं होंगे. देखिए मुख्तलिफ किस्म की इंटरेस्ट आर एट प्ले. उन इंटरेस्ट के तहत और मुल्क जो हैं वो अपना एजेंडा परस्यू करते हैं. ठीक है जी, हम अपना करेंगे. और इस वक्त हमारे एजेंडा में कश्मीर इज फ्रंट एंड सेंटर because the situation there is a grave threat to regional peace and security, and that's what the Prime Minister told the UN Secretary General. That's what he told. जो पूरी attack है, has it complicated matters? जी, the main issue is the human rights violations and the cycle of violence. We are ready to talk to anybody who wishes to end the cycle of violence, but let us ask who began this cycle of violence. This cycle of violence began when Indian occupation forces fired on peaceful and innocent protesters. इसके अंदर जो हमारी प्रेस रिलीज थी जो परसों आई थी और जो कल अमेरिका की प्रेस रिलीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वी हैव ग्रेव कंसर्न ओवर द कश्मीर वायलेंस, इन पर्टिकुलर द आर्मी बेस अटैक. मुझे वो पढ़ के इसलिए मायूसी हुई बिकॉज आई थॉट के दे विल एटलीस्ट एट दैट लेवल condemn. Well, that is something for you to ask them. What I can tell you is the policy of the government of Pakistan. I can tell you about our agenda. I can tell you what we are pressing. I can tell you another thing, which I think is important for your viewers to know, which is that diplomacy and a campaign, whether it's a diplomatic campaign or a political campaign, is not an event. It's not a meeting. It's a process. मगर वही अजनवार कह रहे हैं कि वो प्रोसेस नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो कह रहे हैं, इसलिए तंकीद हो रही है पाकिस्तान के अंदर. So I think you should see how it unfolds. You should see which country is on the back foot. It's certainly not my country. It's India. Because that's because of violence in Kashmir, the atrocities that they have committed. But Ambassador Sahiba, moving forward, अफगानिस्तान की तरफ अगर हम आए तो वहाँ से भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है. अभी जो अफगान एम्बेसडर हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम सार्क समिट बॉयकॉट कर सकते हैं. It's more important to see what we have done here and how others are responding to us. That's for you to say and for me to ask. It's important for us to also project what we are doing. And we are also articulating the sentiments of the people of Pakistan. We are not here to articulate the sentiments of other countries. Pakistan's sacrifices and Pakistan's record in fighting terrorism is well recognized and well acknowledged. If other countries have certain interests
which sort of dictate what they are saying, well, you know, they are sovereign countries, they're free to say what they want to say. However, we know exactly what we've done. We've lost tens of thousands of lives in fighting terrorism, and this is a role that I'm here serving at the United Nations, and I can tell you, every time I get up to speak, our role is acknowledged. People listen to us. We have influence. I think the people of Kashmir suffer greatly, and they continue to suffer as we speak. And I think it's important for Pakistan to continue to emphasize the kind of violations that are going on and ensure that some human rights body gets in there and ascertains the facts so that we can take action and we can see an end to these violations. You don't think That's that the our important stance is issue. diluted when we are asked questions like, why would you not take action against Lashkar-e-Taiba? We have Is that taken stance not action diluted? against so many groups. We have taken action against so many terrorist networks. We have dismantled them. We've run the largest counter-terrorism operation in the world. We've deployed 200,000 forces, and we will continue this fight. But we will continue this fight because we see it in our interest. We will not continue this fight because a statement comes from here and a statement comes from there. We will do this because we believe it's in our interest to fight against militancy. It is in Pakistan's interest to fight against terrorists, and we are doing it. And we've lost a lot of lives doing it. That is also there for everyone to see. Ji. But the international community is a word which comes very easily, and yet you quote me statements from one or two countries. The international community is 193 countries at the United Nations, and I can tell you, as my country's representative here, that there is a great deal of respect for Pakistan, there's a great deal of regard. Today the Chinese Prime Minister said this. He said Pakistan's sacrifices should be acknowledged by the entire world as we acknowledge. So Alright. I think you also have to No, you know, I put understand. that in balance. The other question I want to ask you is about the nuclear supplies group. ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर शायद इंडिया को मेंबरशिप मिल सकती है. We'll have to wait and see. पाकिस्तान उसको रोकने के लिए क्या करेगा? क्योंकि जाहिर है अगर उनको मिल जाती है, they will have an edge on nuclear energy. I think that's a very good जी. question, Manize. I think the answer to that is that Pakistan stands for entry into the nuclear supplies group on the basis of criteria and not a country-specific approach. Right. Because we believe a country-specific approach will undermine non-proliferation जी. and the regime that exists at the moment. जी. So इसीलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है और यही रहेगा कि आपने अगर नए मेंबर्स को एडमिट करना है तो उनको किसी बुनियाद पे, किसी क्राइटेरिया पे जो न्यूट्रल होने चाहिए. इसलिए कि पहले भी जब डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट की गई और हिंदुस्तान के फेवर में, तो उससे क्या नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम स्ट्रेंथन हुई या कमज़ोर हुई. और आपको मालूम है कि अमेरिका में भी देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस्ड अबाउट दैट, and America may be a number of experts who are in think tanks and elsewhere have questioned the deal, which led to that sort of मगर discriminatory इसके अंदर treatment. हमारे चाइना हमारा साथ देगा और कौन-कौन से ऐसे मुमालिक हैं जिनके साथ हम लॉबी करके किसी किस्म की एक मुहिम चला सकते हैं. We are speaking to all the members of the nuclear supplies group, and we are very hopeful that they will see that Pakistan is eligible because Pakistan has all the credentials that should China is qualify. one. Gee, I don't want to name countries because after all, obvious ones. well, after all, India did not get in on the Right. basis of a country-specific approach. Naturally, उसमें काफ़ी मुमालिक हैं जी. जो समझते हैं कि जी क्राइटेरिया बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, and we'll continue to campaign for that. वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, वो भी बहुत अहम थी. उन्होंने ये कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ये रिकग्नाइज कर गई है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात ही हो सकते हैं, मिलिट्री कोई सोल्यूशन नहीं होगा. मगर साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया दैट हाउएवर इज़ नॉट अ सफिशिएंट रीज़न. There have been setbacks. That, however, is not a sufficient reason to abandon the path of peace and rely on the military option, जी. which has failed for the past decade and a half to stabilize जी. Afghanistan. क्या इसका मतलब ये है कि इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान आपको इस पे पुश कर रहा है कि मिलिट्री सोल्यूशन होना चाहिए टू द अफगान क्राइसिस? क्या वो इस वक्त मिलिट्री सोल्यूशन इख्तियार करेंगे तालिबान के? नहीं, मेरा ख्याल है उनका मतलब ये था कि एक तो ये उस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि इस वक्त मैं भी जब पार्टिसिपेट करती हूँ यहाँ अफ़गानिस्तान की जो डिबेट्स होती हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो व्हाट इज़ क्लियर इज़ कि एवरीवन, ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज द जनरल मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, देयर इज़ यूनानिमिटी कि पूरा एक फर्म कंसेंसस है और एग्रीमेंट है कि जी नेगोशिएटेड पीस ही से
अमन आ सकता है, देरपा अमन अफगानिस्तान में। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका तस्करा इसलिए किया बिकॉज ही वॉज रियली कॉलिंग फॉर ऑपरेशनलाइजिंग दैट कंसेंसस, कि उसको अगर हमने ऑपरेशनलाइज करना है एक इंटरनेशनल कंसेंसस को, और इंटरनेशनल मीन्स 193 कंट्रीज, नॉट 2 or 5, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वी लुक एट द फैक्ट कि जी किस तरह से ये जो डायलॉग है बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द अफगान तालिबान, उस रिकन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है तो उसको किस तरह से रिवाइव करना है। दैट्स व्हाट ही मेंट, एंड ही वाज नॉट फॉर अ मोमेंट सजेस्टिंग कि anybody is going towards a military option. What he was saying was कि since that option has failed and the political and reconciliation process suffered certain setbacks, those setbacks should not be a reason for us to abandon the path of negotiations. लास्टली एम्बेसडर साहिबा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो वज़ीर ख़ारजा हैं हिंदुस्तान की सुषमा स्वराज साहिबा, ये आएंगी और मंडे को इनका यूएन में एड्रेस होगा और उनको पूरा मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म का जवाब दें। I think that's a question you should ask her now, not me. तो हमने देखा है कि बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी कुछ इंडिया कर रहा है, और हमने देखा कि किस तरह ब्रामदाग बुख्ती जो है, नवाब अकबर बुख्ती के पोते, उन्होंने अपने पेपर्स भी कर दिए कि मुझे इंडियन नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान उसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा? You'll have to wait and see. पहले तो हम देखेंगे कि वो अपनी तकरीर में क्या कहती हैं, फिर हम उसके मुताबिक अपनी रिस्पांस बनाएंगे। मगर आपको मालूम है कि जो हमारा मौक़िफ़ है पाकिस्तान का इस इशू पे, वो तो क्लियर है कि ये जो इंटरफेरेंस है इन आर इंटरनल अफेयर्स, दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। इस तरह तो नहीं आप एक और मुल्क के एक अंदरूनी दाखिली मामलात में इस तरह से इंटरफेयर कर सकते, और ये तो बिल्कुल ही यूएन चार्टर के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। तो वो तो हम कह चुके हैं। तो अगर ये दे वांट टू कंटिन्यू डाउन दैट रोड, तो दे विल सी कि एक तो ये कि उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिलेगी कहीं से भी इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करने में, और ना ही उनको, मेरा ख्याल है उनके अपने मुल्क में ट्रैक्शन मिलेगी। मेरा ख्याल है वहाँ पर भी बहुत तनकीद हो रही है इस बात की कि उन्होंने इस तरह की बात की है, और वो भी पाकिस्तान के एक दाखिली मामलात में। जी जी बिल्कुल। सो आई थिंक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है। जी, कश्मीरी लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए ये एक वन ऑफ इवेंट होगा जहाँ पे ये फिर से कश्मीर के इशू को सामने लेके आएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके आएंगे, और आगे का कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा? क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान का क्या लॉन्ग टर्म प्लान होगा कि बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो फोकस है वो इसके ऊपर लाया जाए, चूँकि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसीलिए पाकिस्तान ने जो वज़ीर आज़म ने जिन चीज़ की निशानदेही की है, पहले तो उन्होंने यही कहा कि एक कंसल्टेशंस का प्रोसेस हम शुरू करेंगे विद मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो आप ये कह सकती हैं कि हमारे कैंपेन का एक प्लैंक वो है, अहम प्लैंक। दूसरा प्लैंक ऑब्वियसली ये भी है कि जो की कैपिटल हैं दुनिया के, जिसमें कि एक नहीं अहम, बहुत सारे अहम हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान यही मौक़िफ़ लेके जाएगा जो कि यहाँ से यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास लेके आया, विच इज़ कि कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि पुरअमन हल निकलना चाहिए इस मसले का। आखिर 70 साल हो गए हैं और इसका हल नहीं निकला, और हर एवरी फ्यू ईयर्स यू सी द अपराइजिंग इन कश्मीर। ये तो यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो आती है, पार्टिसिपेट करती है, और उनका जो नारा होता है आज़ादी फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन, दैट डजंट गो अवे बाय ऑक्यूपेशन फोर्सेस। तो मेरा ख्याल है आप देखेंगी कि जो कैंपेन अनफोल्ड करेगा वो एक सिस्टमैटिक कैंपेन होगा, डिप्लोमेटिक कैंपेन। बट जाहिर है देखें जो ग्राउंड सिचुएशन कश्मीर में है ना, वही डिक्टेट करती है सब कुछ, और इस वक्त जैसे कि आपने खुद भी कहा वो ग्राउंड सिचुएशन बहुत ही ग्रेव है, डिटीरियरेट कर रही है, और कुछ नहीं हुआ जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ एक तरह से अमन वापस आ रहा है, और वो अमन वापस आ भी नहीं सकता, बिकॉज ये हर चंद साल बाद ये अपराइजिंग होती है, फट जाता है सारा मामला, इसलिए कि जो वहाँ के अवाम हैं उनको फोर्सिबली नहीं रखा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहिबा हमें ये इंटरव्यू देने का। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा इख्तिताम पजीर हुआ। इस हफ्ते हम आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ लाते रहे, लाइव्स करते रहे, ताकि आपको हम बाखबर रखें कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ रहा है, क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी या कम होगी, ये सब कुछ हम दिखाते रहे। असम्बली जो है वो तो अब कुछ और देर
دیر چلے گی مگر یہاں سے ہماری کوریج جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو مجھے نیو یارک سے امریکہ سے اجازت دیجیے.